जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज देखते हैं यानी कि पॉलिटी के अंतर्गत हम राज्य व्यवस्था के अंतर्गत देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन, यानी कि और भी ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि देखिए एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 ने, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग 1942 में कि सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है निम्नलिखित सर्वप्रथम किसने पारित किया? तो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने 1934 में जो है कि संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। ठीक है, आइए व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या व्याख्या देखेंगे। मई 1934 में क्या था कि मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया। इसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। ठीक है, कब? 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने क्या किया था कि प्रस्ताव किया था। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? किसने विचार प्रस्तुत किया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, एम एन रॉय द्वारा। एम एन रॉय ने क्या किया था कि संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। देखिए इसमें यानी कि अभी जैसे हमने देखा कि 1934 में ही भारत में क्या हुआ था कि 1934 में ही जो अभी हमने क्वेश्चन देखा कि 1934 में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम एन रॉय ने प्रस्तुत किया। ठीक है, संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? एम एन रॉय द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा कि भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स कमीशन द्वारा और ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, किसके द्वारा एक संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिप्स कमीशन द्वारा। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या इसके देखेंगे कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित किए गए सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये यानी कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है कई बार। यानी कि तो इसमें क्या था कि इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक सीट का यानी कि निर्धारण होना था। ठीक है, एक सदस्य का। जो हमारे संविधान निर्मात्री सभा थी तो उसमें सदस्यों को जो चुनाव हो रहा था तो कितने 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य यानी कि उसमें आएगा। ठीक है, तो ये देखिए व्याख्या आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन में कौन कौन आया था? पैथिक लॉरेंस था, ठीक है, ए बी अलेक्जेंडर भी थे, और विलियम वुड और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। तो इसमें क्या था कि ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विलियम वुड नहीं थे, जबकि स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरेंस थे और ए बी अलेक्जेंडर थे। तो इसकी व्याख्या देखेंगे हम। इसमें देखेंगे कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैनफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और ए बी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत सचिव थे, और जो अलेक्जेंडर है वो नौसेना मंत्री थे। चलिए, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, कब किया गया था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं इसका हम। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कई बार आया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। ठीक है, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का
पदेन अध्यक्ष था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम आंतरिक सरकार राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें कौन नहीं था बताना है हमको। तो सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राधाकृष्णन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। क्योंकि इसमें राजगोपालाचारी थे जो 1946 में गठित अंतरिम सरकार थी। उसमें क्या था कि ये जो डॉक्टर राधाकृष्ण है, इसके बारे में देखते हैं। इसमें क्या थे कि ये कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा की गई। तहत तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा से 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि डॉक्टर राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेवेली योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुसलमान सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ठीक है। कथन दिया है, कारण क्या है कि वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, ठीक है। चलिए इसका यानी कि देखेंगे हम आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन देखते हैं पहले तो। कथन और कारण दोनों सही है, कारण का सही स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कथन सही है पर कारण गलत है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कथन तो सही कहा गया है, लेकिन ये वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, ऐसा कोई विचार नहीं था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं, सबका दिया हुआ है। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ठीक है। वयस्क मताधिकार पर आधारित था, ये बताना है आपको। यह वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो इसमें कूट भी दिया गया है, इसको आपको देख लेना है। कूट यानी कि बताया गया है तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है आपको कि 1 और 2 सही है, कि 3 और 4, कि 2 3 1 2 3 4 सभी सही है, बताना है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, पहला तो इसका गलत हो जाए, क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या पर एक यानी कि सदस्य का चुना जाना था, ठीक है। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण होना था। वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन था ही नहीं, ठीक है। तो इसमें वह बहुदलीय निकाय थे, ठीक है। ये बहुदलीय निकाय थी क्योंकि इसमें कांग्रेस भी थी, और इसमें ब्रिटिश सरकार का भी, ब्रिटिश प्रांत का भी थी, और इसमें दलित का भी था। तो ये और मुस्लिम लीग भी था। तो इसमें बहुदलीय निकाय थी, ठीक है। ये उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ठीक है। जैसे इसमें बहुत सारी समितियां थी, जैसे अभी इसमें कई सारी समितियां आएगी, आगे देखेंगे हम। तो इसमें जैसे झंडा समिति हो गया, और ये सारी कई समितियां थी। तो ये सही है, 3 और 4 इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है। अभी हमने देखा यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ठीक है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये तो गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, अप्रत्यक्ष थी, ठीक है। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, यह गलत है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, ठीक है। तो ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसका हम करेक्ट आंसर देखेंगे क्या था। ए और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा उपर्युक्त प्रश्न में भी, ऊपर जैसा कि प्रश्न था, ये आप देख सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अच्छा क्वेश्चन लाए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन मिलते जुलते। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो अभी हमने जैसे कि ऊपर देखा कि इसमें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी, ठीक है, संविधान सभा जब। चलिए आगे देखिए। भारतीय संविधान के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य
उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हो तो सीधे निर्वाचन नहीं होता था, ठीक है, यानी कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन था ये, सीधे निर्वाचन नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय का, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो लोग प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं दे रहे थे, वो यानी कि उनका सदस्य यानी कि आ रहे थे वहां पे, ठीक है, 10 लाख की जनसंख्या पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, गलत है। प्रांतीय विधानसभाओं निर्वाचित हुए थे, सेम उसी तरह क्वेश्चन है, सही है। देखिए आईएएस में आए हुए क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट कितना है सब जानते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन अधिवेशन में अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, बी आर अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा का जब उद्घाटन हुआ था तो उस समय अध्यक्ष कौन थे, यानी कि उस समय जब संविधान सभा का उद्घाटन किया गया था तो उस समय जो यानी कि अस्थायी सदस्य थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उस समय, यानी कि राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था उद्घाटन के समय पे, ठीक है। और देखिए फिर इसका देखिए करेक्ट, फिर हम देखेंगे संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये देखिए वही चीज है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछा जाएगा, अगर सिर्फ पूछा जाएगा कि अध्यक्ष कौन थे तो सच्चिदानंद सिन्हा लगाना अस्थायी अध्यक्ष है। 9 दिसंबर को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, याद रखना 9 दिसंबर को प्रथम बैठक हुई थी, अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को ही संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया, ठीक है। निर्विरोध ये चुने गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष, फिर वही क्वेश्चन आया, उत्तराखंड में आए हुए। तो ये कई बार यानी क्वेश्चन रिपीटेड है, देखिए आप वही सारी क्वेश्चन है। कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं, इसका इंपॉर्टेंस कितना है। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे, यानी कि उपसभापति प्रथम जो मनोनीत उपसभापति थे वो फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है, मनोनीत किए गए थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष जो थे अस्थायी फ्रैंक एंथोनी थे, जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी उपसभापति। सभापति कौन थे, यानी कि अध्यक्ष कौन थे, वो तो हमने देखा कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। और उपसभापति जो थे फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया था, मनोनीत किया। एस सी मुखर्जी संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष थे, ठीक है। स्थायी उपाध्यक्ष अगर पूछेगा, अगर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और स्थायी उपाध्यक्ष डॉक्टर एच सी मुखर्जी थे, ठीक है। और अगर पूछेगा कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे 9 दिसंबर को, तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना, अभी जैसे हमने देखा कि संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, प्रथम बैठक हुई थी तभी, ठीक है। अभी देखा हमने संविधान सभा की प्रथम बैठक, फिर वही क्वेश्चन आ गया। चलिए आगे बीपीएससी में आए हुए कितना इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं, फिर वही प्रथम बैठक, तो ये सारे क्वेश्चन उसी तरह है। अब देखते हैं ये एक नया क्वेश्चन अलग से है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, 22 जनवरी 1946, 20 फरवरी 1947 और 22 जनवरी 1947 को, और 26 जुलाई 1946 को। तो भारत को संविधान देने का जो प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा किया गया था वो कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य पारित किया गया था, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना का रूप बना, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा में सम्मुख संविधान की प्रस्ताव किसने रखा था, ये तो इजी क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। चलिए आगे देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव फिर किसके द्वारा पारित किया गया, फिर वही क्वेश्चन, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए इसमें। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, देखेंगे हम। तो इसमें कितने अधिवेशन हुए थे, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, ये हमको बताना है, कितने अधिवेशन हुए थे। तो इसमें 7 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है, 15, तो टोटल अधिवेशन जो है 12 हुए थे। और बैठकें कितनी हुई थी वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका हम व्याख्या देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि भारतीय संविधान के निर्माण में सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, ये तो जानते हैं आप। इसमें कुल अधिवेशन जो हुए थे 11 अधिवेशन हुए थे, यानी कि 11 अधिवेशन हुए थे, कुल अधिवेशन 165 दिन हुए थे।
ठीक है। 11वें अधिवेशन में अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को हुआ था। इन 11 अधिवेशनों में अतिरिक्त संविधान सभा द्वारा पुनः पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत में संविधान का हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर 12 हो जाएगा। 11वां अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? 11वां अधिवेशन जो हमारा हुआ था वो यानी कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था, और जो 12वां अधिवेशन अंतिम अधिवेशन था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो 12 अधिवेशन टोटल हुए थे। ठीक है, भारतीय संविधान की सभा का अंतिम बैठक सही तिथि को बताइए। अंतिम बैठक कब हुई थी? अभी जैसे हमने देखा कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, और जो 11वीं बैठक हुई थी जिस दिन अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 24 जनवरी 1950 को जो है सही संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा? ये तो जानते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसका ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, बार बार इन्हीं को रिपीट होना, बार बार यही चीज़ आप व्याख्या में देख सकते हैं, चाहे जैसे भी, यानी कि देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दे रहे हैं, इसमें आप देखेंगे। देखिए, समिति के अध्यक्ष, ये आप इसमें देख लीजिए आप लिस्ट में, इसको आप याद रखिएगा कि संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष थे, अभी हमने देखा एस सी मुखर्जी थे। अगर अस्थायी उपाध्यक्ष पूछेंगे, फ्रैंक एंथोनी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी थे। ठीक है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के एम मुंशी थे। और जो अगर प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और राजस्थान के रियासतों का प्रतिनिधित्व वीटी कृष्णमाचारी ने किया था। ठीक है, प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यही व्याख्या में दिया गया है। ठीक है, ये यानी कि इसका यहाँ पे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अभी हमने देखा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित वो अंबेडकर मत माने, इनका पूरा नाम क्या था? सर बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव थे। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। ठीक है, सलाह वगैरह जो भी देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो प्रारूप तैयार किया था किसने? संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो किसके द्वारा तैयार किया गया था? बी.एन. राव के द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। ठीक है, जो इन्होंने प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? तृतीय वाचन पूछा जाएगा तो कब प्रारंभ हुआ था? तो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था और 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, तृतीय वाचन। अतः प्रथम में दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। ये संविधान सभा पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। संविधान सभा पूर्ण रूप से कब तैयार हुई थी? संविधान सभा पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था, अंगीकृत किया जा चुका था बस। ठीक है, वो प्रभावी कब से हुआ, कब से लागू हुआ? कुछ यानी कि भाग जो है 26 नवंबर 1949 से ही प्रभावी हो गए थे। इसी दिन नागरिकता अंतःकालीन संसद अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए, तथापि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। ठीक है, पूरी तरह से। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था संविधान? अभी हमने देखा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये वही क्वेश्चन है सब, कुल मिला के वही। 26 जनवरी के दिन ही लागू क्यों निर्णय क्यों लिया गया था? 26 अभी पूछा जाता है कि 26 जनवरी को ही संविधान लागू क्यों किया गया था। ठीक है, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि इसमें, जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया, आप ऑप्शन देख लीजिए कि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, तो ये इस तिथि को नहीं, यह शुभ दिन था, इसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हम बताते हैं कि कांग्रेस ने स्थिति क्या किया कि 1930 में स्वतंत्रता दिवस मनाया था। कैसे? जब यानी कि एक क्या हुआ था कि इस दिन
जो 1930 में 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है। 19 दिसंबर जो 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी गई थी कांग्रेस का, जो लाहौर अधिवेशन था। और की घोषणा, और फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी यानी कि अगले महीने में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया। और आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है। 15 अगस्त को जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम संविधान दिवस, अभी देखते हैं 26 नवंबर, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था कब, किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय समय कम है तो इसलिए हम स्पीड से देखेंगे। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका। फिर वही है कि कब अधिनियमित कब हुआ था? संविधान अंगीकृत कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, सॉरी 26 नवंबर 1949 का रेस्टोरेंट सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी आर अम्बेडकर पश्चिमी बंगाल से हुआ था कि बम्बई प्रेसिडेंसी से इनका निर्वाचन हुआ था? तो इसकी एक लंबी थोड़ी सी कहानी है, वो हम देखेंगे। तत्कालीन मध्य भारत से हुआ था कि पंजाब से थे, पंजाब से हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए वर्ष 1940 में संपन्न संविधान सभा में प्रारंभिक चुनाव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया, जो कि पूर्वी यानी कि बंगाल बोला जाता है, जो बांग्लादेश इस समय। तो ये क्या था कि ये पूर्वी यानी कि बंगाल प्रांत के नाम से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। पूर्वी भाग से, बंगाल से ये निर्वाचित हुए थे, ठीक है। उस समय क्या था कि अखंड यानी कि ये पूरा भारत था। अब ये स्वतंत्रता जब यानी कि क्या हुआ कि सॉरी जब ये निर्वाचित हुए तो यह बाद में यह क्षेत्र क्या हुआ कि पाकिस्तान में चला गया, ये पूर्वी यानी कि पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो अम्बेडकर ने भारतीय गणराज्य के फिर क्या हुआ कि गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। एक थोड़ी सी लंबी कहानी है इसमें। हुआ क्या था कि पूना पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के एम आर जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त कर दी थी। एम आर जो पूना की सीट थी, तो ये एम आर जयकर की जो सीट थी उसको रिक्त करने के बाद इनको मिली थी, ठीक है। तो विकल्प ए पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे। अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया। अतः स्पष्ट आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी, करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो भीमराव अम्बेडकर की जन्म और मृत्यु कब हुई थी? 1891 में उनका जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। महू ये महू 1814 अप्रैल, याद रखना 14 अप्रैल भी याद रखना इस दिन, यानी कि अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी मृत्यु। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों में एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। इसमें क्या है कि करेक्ट आंसर इसका दोनों हो जाएगा। करेक्ट पूछ रहा है कौन सा सही है। तो तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन विचार विमर्श परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों में से एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किए गए, सही है। करेक्ट आंसर इसका दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम।
चलिए ये देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी। किसके द्वारा की गई थी कि वयस्क मताधिकार जो 15 वर्ष था स्थगित? मौलाना आजाद ने की थी। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की गई थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? किसने यानी कि ये दिया था? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जैसे ही स्वतंत्रता मिल जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप से भंग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये किसने सुझाव दिया था, किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसे भंग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट, लेकिन वो चलती रही, भारतीय कांग्रेस भंग नहीं की गई। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कथन है, एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है। संविधान क्या है? बेजान चीज है, एक मशीन की तरह। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो किसके द्वारा कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा कहा गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाते समय उन्होंने ये वक्तव्य यानी कि दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं को महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस? ये बहुत पूछे जाते हैं, ये जो स्टेटमेंट है बहुत पूछे जाते हैं कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। और कांग्रेस क्या था कि भारत था? किसने कहा था? ऑस्टिन का विचार था ये। ठीक है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ऑस्टिन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ये अपनी पुस्तक यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने लिखा था। ठीक है, कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ऑस्टिन ने कहा था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 15। और इसमें जो एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य जो थी वो कौन थी? बेगम अयाज रसूल। याद रखना, एकमात्र महिला मुस्लिम सदस्य थी बेगम अयाज रसूल। तो ये संविधान सभा, ये रहे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि संविधान सभा से रिलेटेड। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, थैंक यू।